जैसे ही शाम होती मेरी कमवाई बहन हमारे घर आ जाती। मेरा शौहर मुझे कहता मैं अपनी साली को फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ, तुम खाना खाकर सो जाना। मैं साली और बहनों की मोहब्बत देखकर खुश हो जाती। जब शौहर वापस आता तो काफी थकावट का शिकार होता। ये सब देखकर मैं परेशान थी। एक दिन मैंने चोरी इन दोनों का पीछा किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो दोनों तो नासिम कहानी को आगे सुनने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कहानी को आखिर तक क्लास में सुने और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की कहानियां आपको रोजाना ही मेरे चैनल पर मिलती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम फरजाना है और मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरी शादी को कुछ ही माह हुए हैं और मैं अपने शोहर से खुश हूँ। वो हर लिहाज से अच्छे हैं। हम हर दिन घूमने फिरने जाते थे, मगर जब से मेरी बहन मेरे घर आने लगी तब से मेरा शोहर मुझ पर कम ही ध्यान देता था। वो ज्यादातर अपनी साली में ही मगन रहने लगा था। मेरी बहन इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए अब्बा ने उसे तालीम हासिल करने के लिए इस्लामाबाद के हॉस्टल में दाखिल करवा दिया। वो कुछ दिन पहले ही कुछ दिनों के लिए घर रहने आई थी और हर शाम के वक्त हमारे घर भी आ जाती। इस शाम में खाना बना रही थी जब मुझे रिफ़त की आवाज़ सुनाई थी। वो मुझसे मिलने किचन में ना आई तो मुझे लगा शायद मेरा बहन होगा। खाना बनाने के बाद मैं कमरे में आई तो देखा रिफ़त और मेरा शोहर मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं और रिफ़त के माथे पर पसीना आया था। मोबाइल का वॉल्यूम भी बंद था। तुम कब आई रिफ़त? मैंने कमरे में दाखिल होकर पूछा। मेरी आवाज़ सुनकर नोमी ने मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दी और दोनों एक दूसरे से फासले पर बैठ गए। कुछ नहीं, नया ड्रामा आया था, बस वही देख रहे थे। नोमी ने कहा मगर वॉल्यूम तो बंद था। मैंने बेड पर मौजूद बिखरे कपड़े समेटते हुए पूछा। हाँ, मोबाइल शायद खराब हो रहा है, उसने मध्यम अंदाज में कहा। मैं कपड़े समेट रही थी जब मुझे नोमी की पैंट से जाती चीज मिली। मैंने फौरन अपने दुपट्टे में छुपा ली कि कहीं रिफ़त ना देख ले। कमारी लड़कियों की देखने वाली नहीं थी। अच्छा, तुम शाम के वक्त अम्मी की तरफ चले जाना, मैं और रिफ़त फिल्म देखने जाएंगे, नोमी ने कहा। मैं भी साथ चले जाऊंगी, इतने दिन हो गए मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। मैंने भी साथ जाने को इस्तार किया मगर रिफ़त ने मुझे अपने साथ जाने से इनकार कर दिया। कहने लगी, आप अपनी हालत देखिए, चौथा माँ है आपका, इस हालत में फिल्म देखेंगी? मेरी माने तो घर पर रुक जाए। रिफ़त की बात भी ठीक थी, इस हालत में घर रहना ही बेहतर था। तुम दोनों बाहर जाओ, मैं कपड़े तब्दील कर लूँ, नोमी ने कहा और हम दोनों बाहर आ गई। नोमी ने मुझे आवाज़ देकर अंदर बुलाया। मैं शर्माते हुए कमरे में आई और कहने लगी, कुछ तो शर्म करी, बाहर रिफ़त खड़ी है, क्या सोचेगी? अरे मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए बुलाया है कि पूछ सकूं मेरी वो पैंट कहाँ गई। वो अलमारी में है, मैंने पैंट निकाल कर दी। नोमी पैंट की पॉकेट चेक करने लगती और गुस्से से पैंट फेंक दी और कमरे से बाहर निकल गई। वो शायद वही चीज़ तलाश कर रहे थे, मगर क्यों? मैं अम्मी के घर चली गई। वो साली बहनोई रात के 9 बजे घर वापस आए। उनके लेट वापस आने पर मैं खफा नहीं हुई, बल्कि मुझे खुशी थी कि नोमी रिफ़त का ख्याल रख रहे हैं। मगर अम्मी ने बहुत गुस्से में थी और रिफ़त से खफा भी हुई कि वो इतनी रात तक नोमी के साथ क्यों घूमती रही है। मुझे अम्मी की ये बात अच्छी नहीं लगी। वो मेरी नोमी पर शक कर रही थी। मैं नोमी को लेकर घर वापस आ गई। नोमी बहुत थके हुए थे, आते साथ ही बिस्तर पर लेट गई। क्या हुआ नोमी, आप इतने थके हुए क्यों हैं? मैंने पूछा। ज्यादा मेहनत करके थक गया हूँ, उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा। फिल्म देखने गए थे या बनाने गए थे जो इतना थक गए हो? मैंने मजाक भरे अंदाज में पूछा। नोमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो कहने लगी, बस यही समझ लो, फिल्म देखकर एक नई दास्तान बनाई है। उनका लहजा शोखा था। नोमी ने कमीज उतारकर साइड पर रख दी और सो गई। मैं लाइट बंद करके उठी तो देखा नोमी की कमीज के पास वही जाती चीज पड़ी थी। शायद उनकी कमीज से गिरी थी। मैं शकीर निगाहों से उनकी जानिब देखने लगी। नोमी इतने दिनों से मेरे करीब नहीं आए थे, फिर इस चीज को अपने पास रखने का क्या मकसद था? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? मेरे दिल में ख्याल आया। अगले दिन मम्मी के घर गई। रिफ़त पढ़ाई कर रही थी। उसकी बायो की कॉपी देखकर मुझे शर्म आ गई। ये तुम क्या बना रही हो कॉपी पर? ऐसी गंदी बातें सीखते तुम यूनिवर्सिटी जाती हो? मैंने सख्त लहजे में पूछा। पापी, बायो में यही सब पढ़ने को मिलता है, उसने बेजारी से कहा और अपनी कॉपी बंद कर दी। तुम यूनिवर्सिटी दोबारा कब जाओगी? मैंने नरम लहजे में पूछा। चली जाऊंगी। उसका लहजा अब भी सख्त था। मुझे उसके रवैये पर हैरत के साथ शक भी होने लगा। मैं इस वक्त खामोश हो गई, मगर ये सोच लिया था कि इसे नोमी से दूर रखूंगी। मैं घर वापस आ गई। नोमी काम पर गया था। मैं उसका इंतजार कर रही थी। जब वो नहीं आया तो मैंने उसे कॉल की। उसने मेरे कॉल पिक नहीं की, मगर बार बार कॉल करने पर उसने उठा ली। मैंने पूछा, अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? वो कहने लगे, मैं तुम्हारी बहन के साथ फिल्म देखने आया हूँ, रात देर तक वापस आऊंगा। उसकी बात सुनकर मुझे सख्त गुस्सा आया। वो हर दिन मेरी बहन के साथ फिल्म देखने चला जाता है। पता नहीं ऐसी कौन सी फिल्म देख रही हैं दोनों। रिफ़त की पढ़ाई करने का तरीका मुझे परेशान कर रहा था। कहीं वो मेरे शोहर पर ही तजुर्बे न कर रही हो, ये सोचकर ही मुझे घबराहट होने लगी। मैं फौरन अम्मी के घर चली गई रिफ़त की शिकायत लगाने। अम्मी, रिफ़त यूनिवर्सिटी वापस कब जाएगी? काफ़ी हफ्ते हो गए उसे घर आए हुए, उसकी पढ़ाई में हर्ज हो रहा है। मैंने अम्मी को उसे वापस होटल भेजने को कहा। पता नहीं क्यों नहीं वापस जा रही।
होटल से जब वापस आई थी तो तब उसके होटल में कोई कत्ल हुआ था, इसलिए सब बच्चों को छुट्टी दे दी गई। अम्मी की बात पर मैं हैरान रह गई। कत्ल? रिफत ने मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं बताया। मैंने दिल में सोचा। रिफत भी घर आ गई थी। मैं उससे बात किए बिना ही अपने घर वापस आ गई। मम्मी कमरे में लेटे थे। क्या हुआ आपको? फिर से थक गए हैं? मैंने तंज करते हुए कहा। खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। मम्मी ने कहा। मैंने खाना लगा दिया। वो बहुत थके हुए थे। खाना खाकर सो गए। वो सोए थे जब मुझे मम्मी की गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान नजर आए। निशान देखकर मैं तो रो पड़ी। वो निशान उन्हें रिफत के दिए हुए थे। मेरा शक अब यकीन में बदल गया था कि इन दोनों के दरमियान कुछ गलत चल रहा है। मैं सारी रात यही सोचकर रोती रही कि मेरा शोहर मेरी इस हालत के बावजूद मेरी ही बहन के साथ चक्कर चला रहा था, वो भी संगीन हद तक। मैंने रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए सोचा कल उनका पीछा करूंगी कि आखिर वो दोनों कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। मैं कल का इंतजार करने लगी। शाम के वक्त रिफत हमारे घर आई और मम्मी से कहने लगी चलिए फिल्म देखने। वो दोनों फिल्म देखने चले। मैं भी उनके पीछे चली गई। मम्मी के पास अपनी गाड़ी थी। मैं रिक्शे में बैठकर उनका पीछा करने लगी। मम्मी ने जब अपनी गाड़ी होटल के बाहर खड़ी की तो मेरी जान निकल गई। वो दोनों तेज कदमों से होटल के अंदर चले गए। मैं भी मरे मरे कदमों होटल के अंदर दाखिल हुई। वो मेरे सामने एक कमरे में दाखिल हो गए। मैं भी उनके पीछे चली गई। कमरे का दरवाजा खुला था। मम्मी और रिफत के साथ कमरे में एक और लड़का भी था जो जख्मी हालत में था। बहुत शुक्रिया मम्मी भाई, आपने हमारी बहुत मदद की है। अगर आप हमारा साथ ना देते तो आज हम दोनों अली के कत्ल के जुर्म में जेल के अंदर होते। उस लड़के ने कहा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? रिफत मेरी बहनों जैसी है। मैं उसकी मदद न करता तो किसकी करता? तुम दोनों अब यूनिवर्सिटी वापस जा सकती हो, मगर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि रिफत ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़के का कत्ल किया था। मेरे अंदाजे गलत निकले और वो दोनों ठीक थे। मुझे इस बारे की खुशी भी थी। नाज़रीन, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की कहानियां डेली मेरे चैनल पर सुनने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब